हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जो भी आप ज्योमेट्रिकल फीचर्स पढ़ रहे थे, क्लियर है? तो उसमें आपने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फीचर आता है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता क्या है कि सपोज कोई भी व्हीकल है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथ पे तो मूव नहीं कर सकता। सपोज बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या कोई ट्री आ गया, कोई टेम्पल वगैरह बना हुआ है, तो फाइनली क्या होगा, इसका पाथ जो है इधर से ए से बी तक पहुंचने में कुछ कर्वी लीनियर शेप में बनाना पड़ेगा। यानी कर्व शेप में पाथ बनाने के लिए आपको कुछ अलाइनमेंट या कुछ स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल कहलाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्लियर है? यानी कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में हॉरिजॉन्टल सरफेस में ही जो कर्व की हेल्प, जो स्लोप की हेल्प लेनी पड़ती है, वो ओवरऑल कहलाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो कुछ आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस ने कुछ डिज़ाइन स्पीड को रिकमेंड किया है कि अगर आपका नेशनल हाईवे या इस टाइप की रोड है तो आपको इतनी ही डिज़ाइन स्पीड प्रेफर करनी है। क्लियर है? तो बात करते हैं रोड क्लासिफिकेशन। इधर आपने दिखा दिया, इधर आपने दिखा दिया टेरेन। यानी कि प्लेन रोड है या रोलिंग रोड्स हैं, तो टेरेन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। टेरेन मतलब कैसा आप पेवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सरफेस वहाँ की कैसी है। तो अगर प्लेन है तो कैसी स्पीड्स होंगी, और अगर रोलिंग है तो क्या स्पीड्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो बात करते हैं एनएच और एसएच। एनएच मतलब होता है नेशनल हाईवे और एसएच मतलब स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है अगर रोड आपकी, तो रूलिंग मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, जितना आप मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं पॉसिबल कंडीशन में। क्लियर है? और मिनिमम मतलब मिनिमम स्पीड कितनी प्रोवाइड करनी है। तो अगर आपका प्लेन टेरेन है और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे रोड है, तो आप 100 किलोमीटर पर आवर रूलिंग स्पीड प्रोवाइड करेंगे, और मिनिमम स्पीड जो होगी प्लेन टेरेन के लिए वो 80 किलोमीटर पर आवर होगी। और वही अगर आपका टेरेन रोलिंग है तो एनएच और एसएच के लिए आप 80 किलोमीटर पर आवर रूलिंग स्पीड प्रोवाइड करेंगे, और मिनिमम जो है आप 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, एमडीआर। एनएच, फिर उसके बाद स्टेट हाईवे आता है, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, जो क्या करती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती हैं। फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाती हैं, जो ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रही हैं, उनके साथ साथ जो भी ओवरऑल रोड्स हैं अदर, उनको जोड़ने का काम करती हैं। वी आर मतलब होता है विलेज रोड्स, जो विलेज को जोड़ती हैं। क्लियर है? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में से एक डिस्ट्रिक्ट में जो सिटीज़ है ना, उनको कनेक्ट करने का काम करती हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और वी आर मतलब जो रोड्स विलेज को जोड़ती हैं वो कहलाती हैं विलेज रोड्स। तो एम डी आर के लिए रूलिंग स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर प्रोवाइड करते हैं, और मिनिमम जो है 65 किलोमीटर पर आवर। वही रोलिंग टेरेन है अगर, तो रोलिंग में 65 किलोमीटर पर आवर आप रूलिंग स्पीड प्रोवाइड करते हैं, और मिनिमम जो है 50 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड प्रोवाइड करते हैं। वही अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 65 किलोमीटर पर आवर तो रूलिंग हो गई, और मिनिमम जो है 50 किलोमीटर पर आवर। रोलिंग के लिए 50 किलोमीटर पर आवर रूलिंग हो गई, और 40 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड। वही अगर आप विलेज रोड की बात करें, तो विलेज रोड में प्लेन टेरेन में अगर आप रूलिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर, और मिनिमम स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर। रोलिंग टेरेन में 40 किलोमीटर पर आवर रोलिंग स्पीड है, और 35 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यूज़ को याद करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एनएच और एसएच की रूलिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये याद होना चाहिए। इस टाइप से याद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 100, 80, 65, 50, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो गई, 80, 65, 50, फिर लास्ट में 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। सेम ये स्पीड रोलिंग टेरन के लिए रूलिंग स्पीड बन जाती है 80, 65, 50, 40, और मिनिमम स्पीड 65, 50, 40, और लास्ट में 35 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कुछ टेरेन के अकॉर्डिंग क्रॉस स्लोप या कैम्बर प्रोवाइड करते हैं कंट्री का। तो अगर आपका टेरेन प्लेन है तो वहाँ पे 0 से 10% जो है आप कैम्बर प्रोवाइड करेंगे या क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे। वही अगर रोलिंग टेरेन है तो 10 to 25%, माउंटेनियस टेरेन है तो 25 to 60%, और स्टीप टेरेन है तो 60%। जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाता है टेरेन का,
उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रॉस स्लोप भी बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? प्लेन है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें जो भी वाटर होगा वो ड्रेन ऑफ ईजिली हो जाएगा। लेकिन माउंटेनियस स्लोप है, थोड़ा स्लोप वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए आप कैम्बर को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्लियर है? तो वहाँ 25 to 60% स्लोप आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कोई भी व्हीकल है, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल कर्व में ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब है कि बाहर की डायरेक्शन में उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रोड में। जैसे कोई भी व्हीकल है, ये सपोज कर्व है, तो ये व्हीकल जो है इस कर्व पे मूव कर रहा है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई। यानी इस आउटवर्ड इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन के साइड में एक फोर्स एक्ट करने लगता है जो कि कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी अगर आप कर्व में मूव करते हैं तो बाहर डायरेक्शन में जो है ओवर टर्निंग इफेक्ट आने लगता है, यानी कि एक फोर्स आपको फील होने लगता है बाहर की डायरेक्शन में, वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका इफेक्ट क्या होता है कि सपोज कोई भी ये सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है उस कर्व पे, तो फाइनली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आप आउटवर्ड डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ये कर्व जा रहा है इधर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करने लगा। ये पी फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये बॉटम से सपोज एच डिस्टेंस पे लग रहा है, और इस व्हीकल का ओवरऑल जो सेल्फ वेट है वो कैपिटल डब्ल्यू है। अगर इनके व्हीकल की बीच की डिस्टेंस स्मॉल बी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b/2। क्लियर है? तो अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, जो कि है ओवर टर्निंग। यानी अगर आप ओवर टर्निंग की बात करें तो फाइनली क्या होगा कि कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा इसको काउंटर एक्ट करने के लिए। यानी कि अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, P/H ये मूवमेंट लग रहा है। वही सेल्फ वेट की वजह से क्या मूवमेंट लगेगा, W/B/2। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, P/H इक्वल टू W/B/2। तो यहाँ से आप P/W की वैल्यू निकाल सकते हैं B/2H। यानी ओवर टर्निंग की वजह से जो है जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो उनको बैलेंस करने के लिए आप ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, स्किडिंग। यानी कि ये वैल्यू जैसे इसके बराबर होगी तो ओवर टर्निंग इफेक्ट क्या होने लगेगा, शुरू होने लगेगा। अब बात करते हैं स्किडिंग की। तो जैसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो फाइनली फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इंटू जो वर्टिकल फोर्स है मतलब W। क्लियर है? तो अगर आप इसको काउंटर एक्ट या बैलेंस करते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, P=W/F। क्लियर है? तो यहाँ से P/W की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, F। वही अगर आपको ओवर टर्निंग को रोकना है, ओवर टर्निंग ना हो पाए, तो आप ये चाहेंगे अगर ये P की वैल्यू कम हो जाए तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ओवर टर्निंग रुक जाएगी। यानी P/W की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए V/2H से। वही आपको स्किडिंग रोकनी है तो आप फ्रिक्शन को बढ़ा दें, यानी कि P की वैल्यू अगर कम हो जाए फ्रिक्शन फोर्स से तो फाइनली स्किडिंग रुक जाएगी। तो P/W की वैल्यू क्या हो जाएगी, शुड बी लेस देन इक्वल टू F। क्लियर है? देख लीजिए, पहली कंडीशन आती है टू अवॉइड ओवर टर्निंग। यानी ओवर टर्निंग को अवॉइड करना है तो आपको पता है P/W की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी ओवरऑल B/2H से। अगर जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू अगर कम हो गई तो ओवर टर्निंग से आप बच सकते हैं, यानी व्हीकल जो है वो ओवर टर्न नहीं करेगा। वही अगर आप स्किडिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा दें, यानी P/W की वैल्यू जो है अगर आप फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन जो लेटरल फ्रिक्शन है कोफिशिएंट, इससे अगर आप कम कर दें तो फाइनली जो है स्किडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब एक कंडीशन आती है कि टू अवॉइड बोथ ओवर टर्निंग एंड स्किडिंग, मतलब दोनों को ही, ओवर टर्निंग और स्किडिंग दोनों को ही आपको अवॉइड करना है। तो आप क्या करेंगे, जब दोनों को अवॉइड करना है यानी कि P/W की वैल्यू शुड बी लेस देन होनी चाहिए मिनिमम ऑफ, यानी दोनों वैल्यू से, F से और B/2H से।
क्लियर है? यानी इन दोनों वैल्यू से अगर पी वाई डब्ल्यू की वैल्यू कम है तो आप ओवर टर्निंग को भी बचा सकते हैं और स्किडिंग से भी आप व्हीकल को बचा सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं व्हीकल ओवरटर्न्स प्रायर टू स्किडिंग, यानी व्हीकल स्किडिंग से पहले ही ओवरटर्न हो जाए। तो अगर स्किडिंग से पहले ही ओवरटर्न हो जाएगा तो ओवरटर्निंग जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम होगी, तभी वो पहले मिल जाएगा और व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी ओवरटर्न फोर्स है यानी बी अपॉन टू एच की वैल्यू अगर एफ से कम हो गई तो फाइनली ओवरटर्न हो जाएगा व्हीकल पहले, और स्किडिंग फोर्स स्किडिंग क्या होगा वो बाद में होगा। और व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्निंग, आप चाहते हो कि व्हीकल पहले स्किड कर जाए ओवरटर्निंग बाद में हो, तो स्किडिंग पहले होगी, यानी कि जो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसको आप कम कर दें बी अपॉन टू एच से, यानी ये वैल्यू अगर कम हो गई बी अपॉन टू एच से तो आप कह सकते हैं कि स्किडिंग जो है वो पहले अकर हो जाएगी, ओवरटर्निंग बाद में होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्म आता है सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन या कांड कह सकते हैं या आप बैंकिंग बोल सकते हैं। तो सुपर एलिवेशन होता क्या है कि कोई भी व्हीकल है अगर वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल कर्व में, तो आपको पता है कि एक आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। तो अगर आउटर एज को आप इनर एज के रिस्पेक्ट में रेस कर दें थोड़ा सा, क्लियर है, तो रेस करने पे जो आप स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है सुपर एलिवेशन। तो रेस करने से क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है और व्हीकल के ओवरटर्न होने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। देख लीजिए डेफिनेशन कि रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, यानी इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को आपने क्या किया, रेस कर दिया टू काउंटर एक्ट दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल टू ओवरटर्न, और जो व्हीकल के ओवरटर्न होने की टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए आपने आउटर एज को जो रेस कर दिया वो कहलाता है आपका सुपर एलिवेशन। देख लीजिए इधर, जैसे कि कोई ये इनर एज है रोड की और ये आउटर एज है, तो इनर एज के रिस्पेक्ट में आपने आउटर एज को क्या किया, रेस कर दिया। सपोज थीटा स्लोप से आपने आउटर एज को रेस कर दिया, तो कोई भी व्हीकल है जो मूव कर रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहली बात तो इसका जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा था, पी, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, उसका सेल्फ वेट। क्लियर है? तो अगर आप ये एंगल देखें यानी व्हीकल के नॉर्मल डायरेक्शन में ये एंगल क्या एक्ट कर रहा होगा, थीटा एंगल होगा। तो इसका अगर आप W का और P का कंपोनेंट इधर देखते हैं तो क्या आ जाएगा, W का W cos थीटा और P का थीटा एंगल इधर है ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P साइन थीटा। क्लियर है? तो यही एंगल अगर आप इधर डायरेक्शन में P का कंपोनेंट देखते हैं तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका P cos थीटा, और W का जो कंपोनेंट आएगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा W sin थीटा। क्लियर है? एक फ्रिक्शन फोर्स भी ऐड कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या होगी, F इंटू जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है मीन्स W cos थीटा प्लस P sin थीटा। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो कंपोनेंट में आपने डिवाइड कर दिए। अगर आप इनको बैलेंस करते हैं तो फाइनली आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, P cos थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, W sin थीटा, और F W cos थीटा प्लस P sin थीटा इन फोर्सेस के इक्वल होगा। तो देख लीजिए W sin थीटा प्लस जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इंटू W cos थीटा प्लस P sin थीटा, ये टोटल फोर्सेस जो है बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे अगर आप cos थीटा को दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो फाइनली यहाँ क्या आ जाएगा, W tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस W प्लस P tan थीटा। क्लियर है? तो P को सारे फोर्सेस P के एक साइड कर लीजिए, W को एक साइड कर लीजिए, तो जब आप इसको P बाई W की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगी, tan थीटा प्लस F अपॉन 1 माइनस F tan थीटा। क्लियर है? टेन थीटा को स्लोप सुपर एलिवेशन के इक्वल कर देते हैं, यानी ई क्या है, ई को बोल देते हैं टेन थीटा, जो कि आप रेस कर रहे हैं आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली क्या आ जाएगी, ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ।
तो जनरली जो 1 माइनस ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होती है, इसीलिए इस वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फाइनली पी वाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई प्लस एफ। तो ये वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं पी की। तो जनरली पी होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? तो एम को क्या लिख सकते हैं आप, टोटल वेट अपॉन जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो यहाँ पे जब आप पी वाई डब्ल्यू की वैल्यू डालेंगे, यहाँ से पी वाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो यहाँ से E प्लस एफ की फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। तो ये हो गया ओवरऑल फॉर्मूला जो कि सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने का है, जहाँ E क्या है आपका सुपर एलिवेशन, F क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी क्या है स्पीड ऑफ व्हीकल, जिस स्पीड से व्हीकल मूव कर रहा है, जी आपका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, आर क्या है आपका जो भी रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व की, वो रेडियस की वैल्यू है आर। क्लियर है? अब बात करते हैं कि कुछ लिमिट्स दे रखी है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की, यानी सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू उससे ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। वही अगर अर्बन रोड्स की बात करते हैं जो सिटीज़ वगैरह में होती हैं, तो उसमें ई मैक्स यानी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू 4% प्रोवाइड करते हैं, इससे ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.04। वही अगर आप प्लेन और रोलिंग टेरेन की बात करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आप 7% प्रोवाइड कर सकते हैं, और वही हिली टेरेन की बात करते हैं आप 10% मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एक नोट देख लीजिए कि मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, यानी कि कम से कम सुपर एलिवेशन आप कैम्बर ऑफ रोड के बराबर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये रोड है, ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं ये कैम्बर है, यानी इतना आपने कैम्बर प्रोवाइड किया। तो जब ये आउटर एज है और ये इनर एज है तो आप इसको कितना रेस कर दें, तो एटलीस्ट कैम्बर ऑफ रोड के बराबर तो आप रेस कर ही दें। क्लियर है? उसके बाद आप जितना रेस करना चाहते हैं आउटर एज को रेस कर सकते हैं, बट मिनिमम कितना रेस करना है, मिनिमम आपको कैम्पर ऑफ रोड के इक्वल तो रेस कर ही सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की। तो ये वो सुपर एलिवेशन है जो कि प्रोवाइड करते हैं रोड पे, जिससे कि दो इनर और आउटर दोनों ही एजेस पे इक्वल प्रेशर जो है वो जनरेट हो, यानी कि इनर और आउटर एज पे इक्वल प्रेशर प्रोवाइड हो। तो उसके लिए जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, जनरली फॉर्मूला क्या होता है, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को आप क्या करते हैं, जीरो के बराबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो फाइनली जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आ जाता है वो आ जाता है आपका वी स्क्वायर अपॉन जी आर। क्लियर है? तो जनरली अगर आप इसको v को जो वेलोसिटी है ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में, तो अगर आप इसको कैपिटल V में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। क्लियर है? तो ये आपका सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला बन जाता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का। अब एक टर्म आता है डिजाइन सुपर एलिवेशन। तो डिजाइन सुपर एलिवेशन क्या होता है कि आपको अब सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है रोड के अकॉर्डिंग। तो आप जनरली जानते हैं कि जो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है उसके लिए अगर आप सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में क्या होता है, कोई व्हीकल स्लो स्पीड से चल रहा है, कोई व्हीकल फास्ट स्पीड से चल रहा है, तो दोनों को आप दोनों व्हीकल की वेलोसिटीज़ क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि v1 की वैल्यू v2 से ज़्यादा है। अब एक वेलोसिटी तो है नहीं कि ऐसा है कि एक ही व्हीकल एक वेलोसिटी से चल रहा है, तो जितने भी व्हीकल हैं सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो उसके लिए सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करना डिफरेंट व्हीकल, क्योंकि डिफरेंट व्हीकल डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि अगर आप हाई वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर आप लेटरल फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, क्यों,
ई प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो अगर आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर लें तो ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्यों ई क्या है, ई इक्वल टू अगर आप देखें तो वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस एफ होता है। आपको इसको मैक्सिमम चाहिए तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दें, तो फाइनली कुछ वैल्यू जो है वो लेस नहीं होगी। तो उसके लिए जो भी अगर आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये सेफर रहेगा किसके लिए, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। यानी सुपर एलिवेशन आपने इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया तो जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो तो ईजिली मूव कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, स्लोअर व्हीकल के लिए। जो स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ईजिली जो है मूव नहीं कर पाएंगे। वही अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में देखें, कॉन्ट्रारेरी देखें, तो फाइनली क्या होगा कि जो लोअर सुपर एलिवेशन अगर आप प्रोवाइड करते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ फास्ट सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फाइनली फास्ट मूविंग तो मूव कर पा रहे हैं फास्ट मूविंग व्हीकल, लेकिन स्लोअर मूविंग व्हीकल जो है वो मूव नहीं कर पा रहे। तो आप सोच रहे हैं कि अगर आप लोअर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दें, जिससे जो कि डिपेंड करेगा मोर ऑन लेटरल फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लेटरल फ्रिक्शन बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही सुपर एलिवेशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये किसके लिए सेफ हो जाएगा, लोअर व्हीकल यानी जो लोअर स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन ये अनसेफ हो जाएगा फास्टर मूविंग व्हीकल के लिए। तो आपको ऐसा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है कि जो लोअर स्पीड से व्हीकल मूव कर रहे हैं उनके लिए भी सेफ रहे, और जो फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं व्हीकल उनके लिए भी सेफ रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कंप्रोमाइज़ करते हैं कि प्रैक्टिकल कंसीडरेशन के लिए सजेस्ट किया गया है कि जो सुपर एलिवेशन है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं टू फुल्ली काउंटर एक्ट दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फुल्ली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर सके ड्यू टू 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड बाई नेग्लेक्टिंग दी लेटरल फ्रिक्शन। मतलब दोनों टाइप के व्हीकल मूव कर सके, तो उसके लिए क्या किया कि फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए जो डिज़ाइन स्पीड है उसको 75% डिज़ाइन स्पीड के लिए आपने क्या किया, सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन कर दिया। मतलब क्या है, अगर आप सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, जहाँ वी मीटर पर सेकेंड में है, या अगर आप किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो फाइनली क्या किया आपने, एफ को क्या किया, ज़ीरो के बराबर कर दिया, और वी इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 0.75 टाइम्स ऑफ वी, यानी डिज़ाइन स्पीड का 75% आपने कंसीडर कर लिया। तो फाइनली सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.75 वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 225 आर वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका डिज़ाइन सुपर एलिवेशन। क्लियर है। तो जो भी डिज़ाइन करते हैं सुपर एलिवेशन को, तो फाइनली आप 75% जो है डिज़ाइन स्पीड का ले लेते हैं, और फ्रिक्शन को क्या करते हैं आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है डिज़ाइन सुपर एलिवेशन की। अब कुछ डिज़ाइन स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। क्लियर है। तो डिज़ाइन स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप ई इक्वल टू ई कैलकुलेट करेंगे वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने ई कैलकुलेट निकाल लिया। उसके बाद आपने देखा कि अगर ई कैलकुलेट की वैल्यू लेस देन है ई मैक्स से, क्लियर है, ई मैक्स की वैल्यू होती क्या है, 0.077%। अगर आप रोलिंग टेरेन की बात करते हैं तो अगर इसकी वैल्यू ई कैलकुलेट की ई मैक्स से कम है तो आप जो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे प्रोवाइड करेंगे वो कितना कर देंगे, ई कैलकुलेट के इक्वल। सपोज ऐसा हुआ कि ई कैलकुलेट की वैल्यू अगर ई मैक्स से ज़्यादा है, क्लियर है, यानी कि ई मैक्स से ज़्यादा हो गई, तो आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे, देन मूव टू सेकेंड स्टेप। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने देखा कि ई कैलकुलेट की वैल्यू ई मैक्स से ज़्यादा आ गई है, तो फाइनली आप ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एफ को फाइंड करेंगे, यानी ई को ई मैक्स रख देंगे 0.07, और f की वैल्यू आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ई।
तो अगर f की वैल्यू लेस देन है f मैक्स से, मीन्स 0.15 से कम है, तो ठीक है, इक्वल टू ई मैक्स प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर f की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई 0.15 से, तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे, देन फॉलो स्टेप 3। क्लियर है? तब आप स्टेप 3 को फॉलो करेंगे और स्टेप 3 में क्या है कि सबसे पहले आप E इक्वल टू ई मैक्स प्रोवाइड कर देंगे और F इक्वल टू एफ मैक्स प्रोवाइड कर देंगे, यानी दोनों की वैल्यू मैक्सिमम प्रोवाइड करके अब आप एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, जहाँ VA क्या है आपकी एक्चुअल वेलोसिटी। क्लियर है? तो एक्चुअल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, E प्लस एफ इक्वल टू, यहाँ पे जो वी स्क्वायर अपॉन जी आर जनरल फॉर्मूला होता है, जहाँ वेलोसिटी जो है आपकी वो मीटर पर सेकेंड में होती है, इसको क्या लिख देंगे, वी ए स्क्वायर अपॉन 127 आर। क्लियर है? तो यहाँ से आप ई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मैक्सिमम 0.07, एफ की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0.15 इक्वल टू वी एक्चुअल अपॉन, ये मीटर पर सेकेंड में है, अपॉन जी इंटू आर। तो यहाँ पे 127 ना होके जी की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, रूट ऑफ 0.22 जी आर। क्लियर है? तो ये आपकी एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब जो भी आपने वेलोसिटी डिज़ाइन करी थी, क्लियर है, जो व्हीकल के लिए डिज़ाइन वेलोसिटी आपने डिज़ाइन करी थी, अगर उसकी वैल्यू एक्चुअल वेलोसिटी से कम है तो ठीक है, ओके, यानी कि आप ई को ई मैक्स पुट कर सकते हैं, एफ को फ्रिक्शन को मैक्सिमम रखते हुए डिज़ाइन वेलोसिटी जो आपने डिज़ाइन करी हुई है उससे आप डिज़ाइन कर देंगे। लेकिन अगर जो है वी डिज़ाइन की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है एक्चुअल वेलोसिटी से, क्लियर है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी से इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, सारी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में अगर आप लोगे, तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फाइनली आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे स्पीड को, यानी कि आप उस एरिया में जो लिमिट्स के साइन होते हैं वो लगा देंगे स्पीड लिमिट के, कि इस स्पीड से ज़्यादा इस एरिया में व्हीकल अलाउड नहीं है। तो जो भी अगर डिज़ाइन वेलोसिटी से ज़्यादा आ रही है एक्चुअल वेलोसिटी, यानी डिज़ाइन वेलोसिटी की वैल्यू एक्चुअल वेलोसिटी से ज़्यादा मिल रही है, तो आप वहाँ पे स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन देख लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्व इज 500 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज 100 किलोमीटर पर आवर, सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सुपर एलिवेशन में ई कैलकुलेट फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। तो आपको पता है वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू 500, रेडियस ऑफ कर्व 500 है, तो यहाँ से आप ई कैलकुलेट की वैल्यू 0.089 मिल जाती है। आपने देखा कि ई कैलकुलेट की वैल्यू ग्रेटर देन है ई मैक्स से, क्योंकि प्लेन और रोलिंग टेरेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए ई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है 0.07। तो ये ई कैलकुलेट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे, वहाँ पे ई इक्वल टू ई मैक्स प्रोवाइड कर देंगे और एफ़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो एफ़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगाएंगे 127 आर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ई। तो v की वैल्यू कितनी है 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127, आर आपका है 500 माइनस ई की वैल्यू है 0.07। क्लियर है? यहाँ ई क्या प्रोवाइड करेंगे, ई मैक्स। तो इससे जो f की वैल्यू आपको मिलेगी वो आ जाएगी 0.069। तो आप ये देखेंगे क्या f की वैल्यू जो आई है वो लेस देन है f मैक्स से, मीन्स 0.15 से कम है, तो ओके है। इसका मतलब है कि 0.069 आप देख रहे हैं कि ये 0.15 से कम है, इसलिए जो फाइनल आप e की वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे, आप क्वेश्चन में जो भी कर्व है वहाँ पर कितना प्रोवाइड कर देंगे, e मैक्स, यानी 0.07 जो है सुपर एलिवेशन आप वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि डिज़ाइन करिए या सुपर एलिवेशन कितना आप प्रोवाइड करेंगे। एक टर्म आता है रूलिंग मिनिमम रेडियस। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि रूलिंग मिनिमम रेडियस क्या होती है, तो आपको बताना है आर रूलिंग मिनिमम की वैल्यू फाइंड करिए।
तो रूलिंग मिनिमम रेडियस होती क्या है, जनरली आप फॉर्मूला देखते हैं ई प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, यानी मिनिमम रेडियस फाइंड करनी है, रूलिंग मिनिमम। तो आर को अगर आपको मिनिमम करना है तो फाइनली मिनिमम करने के लिए आप अगर ई प्लस एफ की वैल्यू बढ़ा दें, यानी यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो अगर आप ई और एफ को मैक्सिमम पुट कर दें तो फाइनली आर की वैल्यू मिनिमम मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 127, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0.07 और एफ की मैक्सिमम होती है 0.15। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आर बन जाता है वो क्या बन जाता है, आर रूलिंग मिनिमम। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है वी स्क्वायर अपॉन 27.94। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका आर रूलिंग मिनिमम का, यानी रूलिंग मिनिमम रेडियस फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली रूलिंग मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है कि जब आप रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर है, यानी कि पहले आपने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल जो कर्व है इसमें आपने थोड़ी सी रोड को क्या किया, ब्रॉड कर दिया, तो ये आपका कहलाता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल डिस्टेंसेस जो है थोड़ा सा रोड को वाइड कर देते हैं, तो ये आपकी ओवरऑल कहलाती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। यहाँ टोटल विड्थ जो है रोड की सपोज W है और आपने एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो WE प्रोवाइड कर दी। क्लियर है। तो इसको WE से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि टू काउंटर एक्ट ट्रांसवर्स स्किडिंग, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्किडिंग ना हो पाए उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एट कर्व, जब रोड आपने थोड़ी सी ब्रॉड कर दी, चौड़ी बना दी, तो फाइनली आप विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी कर्व की। टू काउंटर एक्ट एंड काउंटर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी वाइल ओवरटेकिंग, जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो उसको भी आप इजीली जो है सेफली ओवरटेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है उसका फॉर्मूला होता है वो दो टाइप से मिलकर बनी है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। क्लियर है। साइकोलॉजिकल प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग इन दोनों से मिलकर बनी है। मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का होता है V अपॉन 9.5 रूट ऑफ R, जहाँ V क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। ये है होता है आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो N क्या है आपका, नंबर ऑफ लेन्स, यानी कितनी लेन्स हैं। क्लियर है। नंबर ऑफ लेन्स हो गई। जहाँ L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, यानी कि जो व्हील बेस है, जो भी व्हीकल है उनके बीच में जो व्हील है उनके बीच की लेंथ कितनी होती है। क्लियर है। तो जनरली अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिए तो आप 6.0 मीटर जो है वो जनरली कंसीडर कर लेते हैं। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, आपको पता है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। और वेलोसिटी वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, जो कि किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। कुछ कंडीशंस हैं अब कि कितना कितनी प्रोवाइड करेंगे। अगर कर्व की रेडियस लेस देन है 300 मीटर, क्लियर है, यानी कि अगर कर्व यहाँ लेस देन ही होगा, ग्रेटर देन है। अगर कर्व की रेडियस जो है वो ग्रेटर देन है 300 मीटर तो कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है कर्व थोड़ा फ्लैटर रहेगा। जब रेडियस बहुत ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर रेडियस जो है 50 मीटर से कम है तो आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग इनर साइड ऑफ द कर्व प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शार्प कर्व है। क्लियर है। रेडियस बहुत कम है तो आप यहाँ पे जब ट्रेवल करेंगे तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो इनर एज पे आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर देंगे। अगर रेडियस जो है 50 मीटर से ज़्यादा और 300 मीटर से कम है, इनके बीच में है, तो आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे एट बोथ एजेस ऑफ कर्व, यानी कर्व के इनर और आउटर दोनों एजेस पे जो है आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड कर